हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बाल श्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यह टॉपिक एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एवं सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे बाल श्रम से आप क्या समझते हैं, इसके कारण एवं निवारण बताइए। निबंध के प्रश्न पत्र में यह टॉपिक कई बार पूछा गया है। यूपीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यह टॉपिक समान रूप से उपयोगी है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। यू आर मोस्ट वेलकम फॉर योर सजेशंस एंड कमेंट्स फॉर टीचिंग लर्निंग पर्सपेक्टिव। बाल श्रम से आशय, सर्वप्रथम हमें ये देखना होगा कि बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर का क्या अभिप्राय है। इसका आशय है कि वह कार्य करने वाला व्यक्ति जो कि कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है, वास्तव में बाल श्रम है। लेकिन अलग अलग देशों में बाल श्रम की जो आयु सीमा है वह अलग अलग निर्धारित की गई है। जैसे हमारे भारत देश में 12 से 14 वर्ष है, अन्य देशों में भी इसकी जो आयु सीमा है वो अलग अलग है। कहीं 16 वर्ष है, कहीं 15 वर्ष है। इसी तरह से बाल श्रम की परिभाषा यदि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार करें तो वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता व उनकी गरिमा से वंचित करता है, वास्तव में बाल श्रम के अंतर्गत आता है। यह श्रम बच्चों के लिए वास्तव में शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक स्तर पर अहितकर है एवं हानिकारक होता है। यूनिसेफ के अनुसार 5 से 11 वर्ष के बीच के बच्चों द्वारा सप्ताह में कम से कम 1 घंटा आर्थिक गतिविधियां या 28 घंटे का सकल घरेलू कार्य तथा 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कम से कम 14 घंटे आर्थिक गतिविधियां या 42 घंटे का घरेलू कार्य वास्तव में बाल श्रम के अंतर्गत है। अब हम देखेंगे कि बाल श्रम का जो उदय है वह किन किन कारणों से समाजशास्त्रियों ने माना है। तो इसमें जो मुख्य कारण है वो है पूंजीवादी वर्ग द्वारा अधिक लाभ की आशा द्वारा, यानी जो पूंजीवादी वर्ग है वह अधिक लाभ की आशा से जो कार्य बच्चों से करवाता है वह बाल श्रम है। इसके अतिरिक्त दास प्रथा भी इसमें एक महत्वपूर्ण कारण है। सामंतवादी व्यवस्था, श्रम विभाजन में श्रमिक वर्ग का विभाजन करना, न्यूनतम लागत का सिद्धांत तथा अकुशल मजदूरों की मांग इत्यादि, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो कि बाल श्रम के लिए उत्तरदायी हैं। के अतिरिक्त नव समाज शास्त्रियों ने जो बाल श्रम के संदर्भ में सिद्धांत विभाजित किए हैं या ये कहें कि सिद्धांतों से अवगत कराया है, उसके संदर्भ में यदि देखें तो इसमें सर्वप्रथम सिद्धांत है नव पुरातनवादी सिद्धांत। तो नव पुरातनवादी सिद्धांत ये है कि बच्चों का उपयोग इसमें किया जाता है, यानी बच्चों को उपयोग एवं निवेश की सामग्री मानकर उनके श्रम का उपयोग बढ़ाने हेतु किया जाता है। कहने का अभिप्राय है कि बच्चों के पढ़ाने का खर्च बचाकर उनको श्रम में लगाया जाता है, यानी उनसे मेहनत, मजदूरी इत्यादि कराई जाती है। यह नव पुरातनवादी सिद्धांत कहलाता है। अगला जो सिद्धांत है वह समाजीकरण का सिद्धांत है और इसमें समाजशास्त्रियों ने कहा है या ये कहें कि इसमें पारिवारिक प्रक्रिया को शामिल किया जाता है, जहां बच्चों को कृषि, घरेलू कार्य एवं घरेलू उपयोग से संबंधित श्रम यानी मेहनत कराई जाती है, जिसे कि समाजीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। इसी तरह से अगला जो सिद्धांत है वह श्रम बाजार के विखंडन का सिद्धांत है। श्रम बाजार के विखंडन का सिद्धांत, इसके अनुसार अविकसित देशों में पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था ने श्रम बाजार को वास्तव में 2 हिस्सों में बांट दिया है और इसमें मालिक एवं श्रमिक के संबंधों को विभाजित किया जाता है। कहने का अभिप्राय है कि इसमें देखा जाता है कि कौन बड़ा किसान है एवं कौन छोटा किसान है। यही कंसेप्ट आगे चलकर छोटे किसान या ये कहें कि जो श्रमिक वर्ग है उसके शोषण का कारण बनता है, जिसे समाजशास्त्रियों ने श्रम बाजार के विखंडन का सिद्धांत बताया है। अगला जो सिद्धांत है वह मार्क्सवादी सिद्धांत है और मार्क्स ने कहा था कि बाल श्रम पूंजीवादी व्यवस्था का अंतिम अंग है। नई तकनीकी, सस्ते व अकुशल मजदूरों की मांग करती है और बेरोजगारी के कारण या ये कहें कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बच्चे भी औद्योगिक व्यवस्था का अंग बन जाते हैं तथा श्रमिकों की तरह कार्य करते हैं। इसी तरह से भारतीय संदर्भों में
बाल श्रम को बढ़ावा देने वाले कई सामाजिक एवं आर्थिक कारण हैं जिनकी वजह से भारत में बाल श्रमिक उपलब्ध हैं, जिसका मुख्य कारण है या ये कहें कि जिसके कुछ स्पष्ट कारणों के संदर्भ में यदि डिस्कस करें तो इनमें जो प्रथम एवं महत्वपूर्ण कारण है वह गरीबी है। गरीबी यानी पावर्टी। और इसका मुख्य कारण ये है कि निर्धन माता पिता बच्चों को श्रमिक के रूप में आजीविका चलाने एवं पालन पोषण की पूर्ति हेतु श्रम कराते हैं और इसका कहीं ना कहीं असर बाल श्रमिकों पर पड़ता है। वे कम मजदूरी में भी कार्य करने को तैयार हो जाते हैं तथा जो वयस्क मजदूर होते हैं उनको पर्याप्त मजदूरी नहीं मिल पाती है। अतः कहा जा सकता है कि निर्धनता भी बाल श्रम को बढ़ावा देने वाला एक मुख्य या महत्वपूर्ण कारक है। इसी तरह से अगला जो मुख्य कारण है वह निरक्षरता यानी अशिक्षा है। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग में निरक्षरता काफी विद्यमान है। यह वर्ग पढ़ाई लिखाई को महत्वपूर्ण नहीं मानता है और परिणाम ये होता है कि शिक्षा प्राप्त करने के जो समय है या ये कहें कि शिक्षा प्राप्त करने का जो समय है वह नष्ट हो जाता है तथा शिक्षा से जो लाभ प्राप्त होना चाहिए वह भी संभव नहीं हो पाता है और वोकेशनल ट्रेनिंग के जो अवसर हैं या ये कहें कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी तरह से ऐसा भी देखा गया है कि जो बड़े परिवार होते हैं उनमें आय कम होती है। परिवार में कमाने वाला एक या दो व्यक्ति होते हैं। बच्चों पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि बच्चों को भी अर्निंग के लिए लगा दिया जाता है और ये भी कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर के लिए रिस्पॉन्सिबल रीज़न है या ये कहें कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अतिरिक्त सस्ता बाल श्रम यानी जो बाल श्रमिक हैं वो कम पैसों में कार्य करने को तैयार हो जाते हैं या ये कहें कि जितनी वे मजदूरी करते हैं या श्रम करते हैं उसके अनुपात में उन्हें पैसा नहीं मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं शोषण का भी कारण बनता है। इसी तरह से सांस्कृतिक पक्ष यदि इस दृष्टि से भी देखें तो विकासशील देशों में ऐसा अक्सर देखा गया है कि बच्चों पर परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह आ जाती है तथा जो बालक हैं या छोटे छोटे बाल श्रमिक हैं वे आजीविका चलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तथा अपने फैमिली का कहीं ना कहीं भरण पोषण करते हैं। अतः ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि बाल श्रम को बढ़ावा देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि बाल श्रम को रोकने के लिए यानी चाइल्ड लेबर को निषेध करने के लिए सरकारी प्रयास यानी जो गवर्नमेंट एफर्ट हैं वो कौन कौन से किए जाते हैं या किए गए हैं। तो इस संदर्भ में या ये कहें कि इंडियन सिनेरियो में यदि डिस्कस करें तो 1881 में फैक्ट्री अधिनियम, जिसमें फैक्ट्री में कार्य करने वाले बच्चों के लिए न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई। इसके साथ ही साथ न्यूनतम कार्य समय भी निर्धारित किया गया। के अतिरिक्त भी कई प्रावधान किए गए हैं। यदि उनके संदर्भों में डिस्कस करें कि प्रमुख बाल श्रम निरोधक अधिनियम कौन कौन से हैं तो इसमें कारखाना अधिनियम 1948। तो कारखाना अधिनियम 1948 क्या है, इसके संदर्भ में कहा गया है कि किसी भी कारखाने में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे रोजगार के लिए यानी कार्य करने के लिए निषिद्ध हैं। ऐसे कम उम्र के बच्चों को कार्य करने की मनाही है। खनन एक्ट 1952, इसका अभिप्राय है कि खानों में काम करने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। वागान श्रम एक्ट 1951 का अधिनियम है। इस अधिनियम के अंतर्गत 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को चाय, कॉफ़ी तथा घर के वागान में रोजगार करने की मनाही है या ये कहें कि निषेधित किया गया है। 2012 में इसकी आयु या ये कहें कि इस अधिनियम में संशोधन किया गया तथा 14 वर्ष यह आयु की गई। अगला अधिनियम अनुबंधित श्रमिक से संबंधित है। अधिनियम 1975 में अनुबंधित श्रमिकों जिसमें बच्चे भी शामिल हैं उनके संदर्भ में कुछ डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं तथा उनकी कार्य की दशाएं, उनकी मजदूरी, मेहनत, भुगतान, कल्याण से संबंधित जो सुविधाएं हैं उनको भी इसमें डिफाइन किया गया है। इसी तरह से बाल श्रम निवारण एवं नियमितीकरण अधिनियम 1986, इसमें 2012 में संशोधन किया गया। इसमें कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक कार्य करने तथा गैर खतरनाक कार्य में भी संलग्न नहीं किया जा सकता है या ये कहें कि उनसे ऐसे कार्य नहीं कराए जा सकते हैं।
अतः कहा जा सकता है कि 18 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए खतरनाक व्यवसाय करने एवं उनकी प्रक्रियाओं में शामिल होना निषेधित है या ये कहें कि प्रतिबंधित किया गया है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी इसमें देखा जाता है या ये कहें कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है। तो वर्ष 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे प्रत्येक नियोक्ता को जिसमें बाल श्रम कल्याण एवं फंड से मुक्त किया गया। इसी तरह से बाल श्रम के संदर्भ में यदि आगे डिस्कस करें तो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अनुसार, जो कि 1947 कहने का अभिप्राय है 1987 में विवेचित की गई, इस नीति के अंतर्गत या ये कहें कि 1987 की इस नीति के अंतर्गत बाल श्रमिकों को शोषण से बचाने, उनकी शिक्षा देने, चिकित्सा, मनोरंजन तथा सामान्य विकास पर जोर देने की व्यवस्था की गई या ये कहें कि उनकी जो महत्वपूर्ण संदर्भ है उनके व्यक्तित्व विकास के, उसके संदर्भ में चर्चा की गई या ये कहें कि इन महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया गया तथा इसके 3 पक्षों को विवेचित किया गया, जिसमें विधायन, एक्शन प्लान, मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों को विकास एवं पुनर्वासन पर बल। कहने का अभिप्राय है कि जो बाल श्रमिक बच्चे हैं उनके विकास एवं उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए तथा बाल श्रम वाले क्षेत्रों में परियोजना पर आधारित प्लान को क्रियान्वित करना इत्यादि। बाल श्रम के संदर्भ में 2009 का शिक्षा अधिनियम भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अध्ययन से स्पष्ट है कि इसमें बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है तथा इसमें उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं या ये कहें कि कराई जाती हैं। इसमें निःशुल्क शिक्षण सामग्री का होना एवं निःशुल्क गणवेश इत्यादि, प्राथमिक चिकित्सा जांच, मध्याह्न भोजन इत्यादि ये प्रमुख हैं। अतः 2009 का शिक्षा अधिनियम बाल विकास की दृष्टि से बाल श्रम को हटाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा शिक्षा के संदर्भ में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है तथा बालकों की बेहतरी के लिए कार्य किया है। इसी तरह से राष्ट्रीय अधिकार संरक्षण आयोग 2007 के अनुसार बच्चों के संवैधानिक व मूल अधिकार के संरक्षण हेतु तथा बालकों के समुचित एवं सर्वांगीण विकास के लिए सरकार को विभिन्न प्रकार के सुझाव यानी सजेशंस देने के लिए इसकी स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? राष्ट्रीय अधिकार संरक्षण आयोग 2007 की। ये बालकों के पैरामाउंट डेवलपमेंट के संदर्भ में कार्य करे, ऐसी इससे अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त कई गैर सरकारी सरकारी संगठन भी स्वैच्छिक स्तर पर सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जिसमें कैलाश सत्यार्थी का बचपन बचाओ आंदोलन एक महत्वपूर्ण सरकारी संगठन है। कहने का अभिप्राय है कि यह एक गैर सरकारी संगठन है, यानी कैलाश सत्यार्थी ने जो बचपन बचाओ आंदोलन चलाया वह एक गैर सरकारी संगठन के अंतर्गत है, जो बच्चों को मजदूरी से मुक्त करने, उनके व्यवस्थित पुनर्वास से संबंधित है। यहाँ ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि उनके इस कार्य को सराहा गया तथा 2014 में कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अब हम देखेंगे कि बालकों को प्राप्त संवैधानिक एवं विशेष कानूनी प्रावधान कौन कौन से हैं जो कि बाल श्रम की दृष्टि से आवश्यक हैं तथा इनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 24, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष की आयु से कम बच्चे, यानी वे बच्चे जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चे किसी भी कारखाने में कार्य करने तथा उनसे अन्य खतरनाक कार्य कराना प्रतिबंधित है या ये कहें कि निषेधित किया गया है। इसी तरह से अनुच्छेद 39 दा के अनुसार इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न किया जाए तथा उन्हें आर्थिक आवश्यकता हेतु मजबूर होकर कहीं रोजगार प्राप्ति के लिए कार्य न करना पड़े या ये कहें कि ऐसा कार्य न करना पड़े जो कि उनकी आयु एवं सामर्थ्य के प्रतिकूल हो। कुल मिलाकर वे ऐसा कार्य ना करें जो कि उनकी आयु के प्रतिकूल हो तथा शक्ति के अनुसार ना हो, जो कि उनके शोषण का कारण बने। अतः संविधान के अनुच्छेद 39 में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। इसी तरह से अनुच्छेद 45 के अनुसार 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस दृष्टि से संविधान का अनुच्छेद 21 भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 का के अनुसार
6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसमें लेटर ऑन कई अमेंडमेंट किए गए। भारतीय दंड संहिता धारा 82 के अनुसार 7 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के अपराध के लिए दंडित करना वर्जित है। इसी तरह से दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125 के अनुसार संतान, चाहे वे बच्चे ही क्यों ना हो, वैध एवं अवैध तरीके से ही उत्पन्न क्यों ना हो, भरण पोषण के लिए पूर्ण रूप से हकदार हैं। ये कहें कि भरण पोषण भत्ता प्राप्त करना उन बच्चों का अधिकार है। इसी तरह से शिशु अधिनियम 1961 जो कि 1978 में संशोधित किया गया, इस संदर्भ में यदि देखें या डिस्कस करें तो बच्चों को खतरनाक कार्यों को कराने तथा सेवा योजन पर प्रतिबंधित करने का भी नियम बनाया गया है। इस दृष्टि से किशोर न्याय अधिनियम 2000 भी महत्वपूर्ण है, जो कि बाल श्रम के लिए जानना आवश्यक है। ये इसे प्रतिबंधित करता है कि बच्चों के हितों के लिए तथा उपेक्षित एवं अपचारी बच्चों की देखभाल करना, विकास तथा उनके पुनर्वास के लिए समुचित न्याय की व्यवस्था को सुनिश्चित करना इसके अंतर्गत है। ये थे कानूनी प्रावधान, पर व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो समस्या जो प्रॉब्लम है वह इतनी विशद है कि इसके संबंध में संवेदनशीलता की भी आवश्यकता है तथा गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए, तभी उनकी संभावित एवं व्यवहारिक हल या समाधान ढूंढे जा सकते हैं। जिनमें जो विद्वान हैं या ये कहें कि समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कुछ व्यवहारिक हल सुझाए हैं। यदि उनके संदर्भ में देखें तो आवासीय शिविर, 9 से 14 वर्ष के बाल श्रमिकों के लिए आवासीय शिविर बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें शिक्षा की व्यवस्था होती है तथा सर्वांगीण विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी पर बल दिया जाता है और ये बालकों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, खेल कूद तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि को शामिल किया गया है। उसी तरह से आंगनवाड़ी एवं क्रैच सुविधाएं भी इस दृष्टि से सराहनीय हैं और इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इन्हें स्कूलों के आसपास होना चाहिए व इनके समय भी स्कूलों के समय के अनुसार ही होना चाहिए, जिससे कि इनका सही लाभ प्राप्त किया जा सके। संक्षिप्त पाठ्यक्रम, यह भी एक संभावित एवं व्यवहारिक समाधान है। 20 बच्चों के लिए गांव में एक शिक्षक एवं कार्यकर्ता हो जो उन्हें संक्षिप्त पाठ्यक्रम के माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड कराए तथा कमज़ोर बच्चे यानी जो वीक चिल्ड्रन हैं उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी तरह से आवश्यक बुनियादी ढांचा, इसमें सरकारी इमारतें हैं, जल मार्ग, बिजली, शिक्षण सामग्री, शिक्षक इत्यादि जो विभिन्न प्रकार की बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अतः ये जो सुविधाएं हैं ये बालकों को मुहैया कराई जानी चाहिए, यानी उन्हें उपलब्ध होनी चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण भी आवश्यक है। स्कूली शिक्षा के साथ साथ यानी जो स्कूल एजुकेशन है उसमें स्किल डेवलपमेंट से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो वोकेशनल ट्रेनिंग से संबंधित प्रोग्राम्स हैं उनको चलाया जाना चाहिए और ये व्यवस्था निश्चित ही स्कूलों में की जानी चाहिए, जिससे कि वे भविष्य में स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त कर सकें तथा अपने जीवन को संचालित कर सकें या ये कहें कि अपने जीवन की गाड़ी को चला सकें। इसी तरह से विभिन्न सरकारी विभागों का सहयोग भी इसमें आवश्यक है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग। इसी तरह से जो वुमेन्स एम्पावरमेंट है उसके संबंध में भी या ये कहें कि महिला सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से भी सहयोग एवं समन्वय किया जाना चाहिए। इसी तरह से लोगों की सक्रिय भागीदारी भी इसमें आवश्यक है कि जो लोग हैं या जनता है उनका इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन हो तथा सशक्त भागीदारी निभाएं वे सभी। बाल श्रम को रोकने के लिए समुचित रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा जो भी संस्थाएं इस दृष्टि से सराहनीय प्रयास करती हैं उनके प्रयासों को सम्मानित किया जाना चाहिए, पुरस्कृत किया जाना चाहिए। जनरली हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन अवश्य होता है, बस आवश्यकता होती है नियमों एवं अधिनियमों को सक्षमतापूर्वक कार्य कराने की या ये कहें कि उनका पालन कराने की, ऐसी नीतियों का संचालन करने की जिससे बच्चों का शोषण ना हो तथा बाल श्रम एवं बाल मजदूरी को बढ़ावा ना मिले। तभी वास्तविक अर्थों में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की जो भारतीय संकल्पना है वह साकार होगी। कहीं भी कोई भी बालक शोषित ना हो, उसका शोषण ना किया जाए, उसके मार्ग में कोई भी व्यवधान ना आए,
तथा बालकों का ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी संभव हो। बाल श्रम की वास्तविक अर्थों में यही संकल्पना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।